हेलो रसगुल्ला आर्मी, नमस्कार। पूरे भारत की रसगुल्ला आर्मी को मेरा सलाम। क्या हाल चाल है लाडले रसगुल्लो, रसगुल्लियों, पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों। जल्दी से पूरे भारत की रसगुल्ला आर्मी जुड़ जाएगी आज के इस जबरदस्त जिंदाबाद बवंडर लेक्चर में। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही खूबसूरत सा पोर्शन, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस वाला चैप्टर के बारे में बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सीट बेल्ट लगा लीजिए, मोह माया को त्याग दीजिए, दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लीजिए और मुझे ये बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है, क्या वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो स्क्रीन पर आप लिख दो क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। फिर अपन कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर पता करते हैं कि हमें कितना आता है, चैप्टर का कौन सा पोर्शन हमें बहुत अच्छे से आता है, कहां पर हम थोड़ा वीक फील करते हैं। यस, जल्दी से बता दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर तो स्क्रीन पर लिख दीजिएगा क्लियर सर। हाँ जी, अब भारत की रसगुल्ला आर्मी जाग चुकी है, रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया है कि एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन, मजा आ गया। चलो तो जल्दी से बताओ हाउ इज द जोश, और अगर जोश जबरदस्त है तो क्या शुरू करें आज के बवंडर क्वेश्चन की को लेके बात शुरू करें। जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो मुझे कि क्या आज की कहानी शुरू करें। यस, बिल्कुल गुरुदेव, शुरू करें। अरे दीवाने, शुरू कर देते हैं। हाँ भैया, ठीक है। ओ मेरे लाडले, कोई तो रोक लो सर, जोश जबरदस्त है। अब रसगुल्ला आर्मी रुकने वाली नहीं गुरुजी। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलिए, तो बड़े ही दिल दहला देने वाले सवाल की तरफ ले चलता हूं। मैंने कोशिश ये करी है कि मैं इस चैप्टर के स्टेटमेंट वाले सवाल, मल्टीपल स्टेटमेंट देके फिर उनमें से करेक्ट कितने, इनकरेक्ट फाइंड आउट वाले सवाल, जो कि नीट के वर्तमान समय में पूछे जाने वाले सवाल है और वो एनसीईआरटी पे बेस्ड सवाल है। यस, वो सवाल लेके आने की कोशिश करी है। तो बड़ी शिद्दत के साथ हर एक सवाल को पूरी ईमानदारी से लगाइएगा, फिर हम चेक करेंगे कि अपन कितना सीख पाए और कौन सा पोर्शन जो है वो अभी भी थोड़ा वीक है। तो आ जाओ जल्दी से, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपका इंतजार कर रहा है। ये रहा बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन को देखिएगा। यस, जल्दी से इस खूबसूरत से क्वेश्चन को देखिएगा आप, और क्वेश्चन को देख के और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। यस, समय शुरू होता है आपका अब। बहुत अच्छे से देखना। यस, सवाल वैसे ही सेलेक्ट करके लेके आए हूं जो आजकल नीट में पूछे जाते हैं। मैच द कॉलम के सवाल, पहला कथन दूसरे कथन के सवाल, कुछ असर्शन रीजन के सवाल, मल्टीपल स्टेटमेंट के सवाल, वो ही सवाल लेके आया हूं। यस, कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको फंसाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो रुकना नहीं है मेरे लाडले। यस, बेटा बड़े ध्यान से देखना। यह है एएमपीआर, मतलब एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और एम्फिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सेलेक्टेबल मार्कर की जगह यूज कर रहे थे, सेलेक्टेबल मार्कर की जगह यूज कर रहे थे। तो ए में सेकंड, पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया। वृहद आणविक पृथक्करण, याद करो एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे,
तो उसमें डीएनए के टुकड़े जो थे वो अपने आकार के क्रम में व्यवस्थित हो रहे थे। सबसे छोटा टुकड़ा एनोड के सबसे पास था और सबसे बड़ा टुकड़ा एनोड से सबसे दूर था। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। हिंट थर्ड, याद करो जब आपने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण, तो उसमें बोला था पहला कैपिटल लेटर जो है वो उसके वंश का नाम है। आईएन जो ये वाले हैं ये इनकी स्पीसीज के नाम के दो लेटर हैं। ये वाला ये उसके प्रभेद का नाम है। और थर्ड जो था ये ऑर्डर ऑफ पृथक्करण है। तो ये है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी यस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया जो था उससे तीसरे नंबर पर उसके शरीर से बाहर निकाला गया था, थर्ड नंबर पर। तो किससे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। PBr 322 याद करना, यह एक कृत्रिम रूप से बनाया गया प्लाज्मिड था। तो यह मेरे पास है कृत्रिम प्लाज्मिड। तो पहले में ए में सेकंड, बी में थर्ड, तो ये वाला कट गया, आंसर गया 4। और आप मुझे बता दो, अब तुम अपना अंदाजा लगा के बताओ कि भारत की कितनी जनता ने इसका सही आंसर दिया होगा। जल्दी बताओ, भारत की कितनी जनता ने इसका सही आंसर दिया होगा। जल्दी बताओ, एक बार तुम अपना आइडिया बता दो ताकि मुझे यह पता चल जाए कि यस, रसगुल्ला आर्मी की कैलकुलेशन भी एकदम सही है, सटीक है। जल्दी से बताओ कितनी प्रतिशत जनता ने। स्क्रीन पे लोगों के जवाब ताबड़तोड़ आ रहे हैं और अधिकांश लोगों के जवाब आ रहे हैं, 75 से 80 मोटी मोटी मान के चलता हूं। देख लेते हैं। ओ भाई साहब, 85.5% जनता का सही जवाब। क्या जान लोगे हमारी सनम। और यहां पे देखना लीडर बोर्ड का तरीका भी कुछ बदल गया है। यस, बेहतरीन फर्स्ट रैंक पे है माही, प्रेम जाखड़, मुकेश, जीके एस्पायरेंट, फोकस, नीट एस्पायरेंट। वाह भाई वाह, बेहतरीन, लाजवाब, क्या बात है। बस इसी जोश को बनाए रखना और आपका अंदाजा एकदम सही है, एकदम सटीक है, जबरदस्त मेरे लाडले। चलिए एक अगला सवाल की तरफ लेके चलता हूं। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है और नीट में आजकल इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इस तरह के सवाल में बच्चे को समय भी ज्यादा लगता है और उन्हें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कोई ना कोई स्टेटमेंट रहेगा, उसमें एक छोटा सा चेंज रहेगा और उससे पूरा का पूरा आंसर बदल जाता है। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने रख दिया है। यस, बड़े ध्यान और इत्मीनान से देखते हुए इस सवाल को आपको लगाना है। बड़े ध्यान से लगाइएगा, बड़ा खूबसूरत सा सवाल ये रहा। समय शुरू होता है अब। बहुत प्यारा सवाल, अगेन एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सवाल है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। सबसे पहले मैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में थोड़ा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आप सबसे पहले बताइए कि जो डीएनए का सैंपल लोड किया जाता था वो कैथोड की तरफ किया जाता था कि एनोड की तरफ? जल्दी बताओ मेरे को, कैथोड की तरफ किया जाता था कि एनोड की तरफ? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, डीएनए का सैंपल किधर लोड किया जाता था, कैथोड की तरफ कि एनोड की तरफ? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, किधर?
कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड की तरफ ही वो कुएं थे, वहां पर लोड किया जाता था, और कैथोड पे भी नेगेटिव चार्ज और डीएनए पे भी नेगेटिव चार्ज। और जब विद्युत क्षेत्र लगा रहे थे तो डीएनए के टुकड़े जो थे वो एनोड की तरफ गति करते थे। पहली बात क्लियर हो गई। अब याद करो, हमने पढ़ा था कि एग्रोज जेल जो है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों से होकर डीएनए के टुकड़े गति करते हैं। इसी को ही तो बोला था सिविंग इफेक्ट, छलनी प्रभाव, सिविंग इफेक्ट। अब बड़े ध्यान से देखना, ये कह रहे डीएनए खंडों को एनोड सिरे की ओर जाने के लिए बाध्य करके पृथक किया जाता था। हां, बिल्कुल सही बात है। कैथोड पे लोड कर रहे थे और एनोड की तरफ जा रहा था। छोटा वाला टुकड़ा एनोड के सबसे पास और बड़ा टुकड़ा एनोड के सबसे दूर। डीएनए खंड जेल की सतह पर चलते थे ना, जेल के अंदर जो छिद्र थे उनसे चलते थे, और एग्रोजेल प्लेट पे जो एग्रोजेल बनाया गया था वो 1% एग्रोज का सॉल्यूशन था। मतलब अगर एग्रोज की सांद्रता बढ़ाओगे तो छिद्र के साइज में परिवर्तन आएगा, और छिद्र के साइज में परिवर्तन आएगा तो डीएनए के टुकड़ों के जो गति का तरीका था, उनके परिवहन का तरीका था, वो भी बदलेगा। तो यह बात एकदम गलत है। खंड का अमाप जितना छोटा होगा वह उतनी ही दूर जाएगा। हां, तभी तो मैंने बोला कि डीएनए का टुकड़ा जितना छोटा होगा वो एनोड के सबसे पास, और जितना बड़ा होगा एनोड के सबसे दूर। बिल्कुल सही बात है। यह कह रहा है शुद्ध डीएनए को सीधे यूवी विकिरणों के उद्भासन द्वारा देखा जा सकता है। नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे, बिल्कुल जमा जमा के आपने नोटबुक में लिख रखा है कि शुद्ध डीएनए को दृश्य प्रकाश में बिना बिना अभिरंजित किए देखा नहीं जा सकता। तो डीएनए को देखना था तो पहले ईटीबीआर एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर रहे थे, और फिर यूवी किरणें डालने पर ऑरेंज कलर के, नारंगी रंग के बैंड दिखाई दे रहे थे। मतलब उसको सीधे बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते, पहले ईटीबीआर से अभिरंजित करना पड़ेगा, फिर यूवी किरणें डालनी पड़ेगी। तो गलत बात पूछा कि बहुत हो गई सच्ची बात, अब बताओ झूठी बात। झूठी बात तो झूठी बात कितनी हुई? 2, सेकंड नंबर और 4 नंबर, तो आंसर गया 3, आंसर गया 3, आंसर गया 3। जबरदस्त तरीके से लोग कह रहे हो माय गॉड गुरुजी हो गई मोए 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 मोए, अब मैं कुटूंगा चप्पल से, तोए 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 तोए, पिटेगा चप्पल से, तोए 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 तोए। मात्र 41% जनता ने सही जवाब दिया। मात्र 41% जनता ने सही जवाब दिया। 36% जनता ने 1 और 4 बोला। अरे भाई, एक तो एकदम सही है, एक में तो कोई घोचपोच है ही नहीं। हो गई ना मोए मोए। तो अब बात है, सबसे पहले तो जोर का रैप्टा मारो मुंह पे। हाँ, खुद मार ले। रसगुल्ले रसगुल्ले ऐसे मेरी तरफ घूर घूर के मत देख। रैप्टा मार जोर का, बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें कोई भाई साहब रियायत नहीं मिलेगी, कोई एक्सक्यूज मुझे नहीं चाहिए। जल्दी रैप्टा मार, और रैप्टा मार के और मेरे को बता। यस, ये पूरी की पूरी कहानी थी। ये सवाल था ही इसलिए कि कंफ्यूज हो गए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड में आप उलझोगे। अब आप एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का दोबारा से कॉन्सेप्ट देखना, चाहे वन शॉट से देखना, चाहे नॉर्मल लेक्चर से देखना, हर एक कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में छप जाएगा, दिल में उतर जाएगा, और मस्त मस्त 2 नैनों में चमक जाएगा, चमक जाएगा, चमक जाएगा। और फिर तुम कहोगे कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और ये कुछ 6-7 लोगों की आपको लिस्ट भी दिखाई दे रही होगी। पूरे 10 लोग यहां से ये हैं। यस, अपन बाद में बात करने वाले हैं इनके बारे में। लेकिन ये गड़बड़ घोटाला जिन्होंने किया था, उन्होंने अपने मुंह पे रैप्टा मार के, और अगर उनको गलती समझ में आ गई है तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा ले, ताकि मैं समझ जाऊं कि रसगुल्ला आर्मी ने अपनी गलती नोट कर ली है। बेटा, जो गलती अभी करी वो मेन पेपर में ये सवाल आता तो भी हो सकती है, तो अभी इसको सुधारना जरूरी है। हम इसीलिए ये कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अगला दिल दहला देने वाला सवाल आपकी तरफ फेंक दिया है। संभालना संभालना भैया, झेल लोगे ना सवाल को? गुरुजी झेल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गुरुदेव, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो झेल लोगे तो जल्दी से संभालो।
और जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। बड़ा खूबसूरत सा सवाल आपके पास है, गड़बड़ घोटाला कोई भी नहीं होना चाहिए। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिए। बहुत खूब, बड़ा प्यारा सवाल है बेटा। अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेटमेंट उठा के और फिर बनाया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो, कोई ना कोई गड़बड़ करो, फंसाने की पूरी कोशिश है। चलिए देखते हैं सवाल को, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है टैग पॉलीमरेज। याद करो पीसीआर में टैग पॉलीमरेज काम में लेते हैं, और वो टैग पॉलीमरेज एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है जो कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया है। और इसकी खास बात ये थी कि ये उच्च ताप पर भी क्रियाशील होता है। बोला गुरुजी ठीक बात है। तो याद करो डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो था वो डीएनए प्राइमर के आगे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है, जिससे डीएनए के नए स्ट्रैंड का निर्माण होता है 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। बोला गुरुजी ठीक है। तो ये बात देखो, ये कह रहा है टैग पॉलीमरेज अभिक्रिया में दिए गए न्यूक्लियोटाइड्स द्वारा प्राइमर का प्रसारण, हां, प्राइमर के आगे जोड़ के और नए स्ट्रैंड का संश्लेषण होता है। एकदम सही बात है। नेक्स्ट, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंडों को केवल उनके आवेश के आधार पर पृथक किया जाता है। नहीं, आवेश के साथ साथ हम उसका आकार देखते हैं, आकार देखते हैं। छोटे आकार का खंड होगा तो वो करेगा आवेश के आधार पर ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आकार को भी देखते हैं। गलत बात है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को पुनर्योगज डीएनए तकनीक में वांछित जीन माना जाता है। वांछित जीन माना जाता है नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो तो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होती है। यह सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होती है। यस, इसे वांछित जीन नहीं माना जाता। नेक्स्ट, रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा डीएनए के एक खंड को होस्ट बैक्टीरिया में डाला जाता है। यस, हमने बोला कि हमने जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट कोशिका में ट्रांसफर कर दिया था तो इस प्रक्रिया को बोला था ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। बिल्कुल सही बात है। तो यह कह रहा है कि इसमें गलत कथनों का चयन करो। यह कह रहा बहुत हो गई सच्ची बात, सच्ची बात, अब बताओ झूठी बात। झूठी बात तो झूठी बात है, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड झूठी बात है, इसलिए आंसर गया ए ए ए ए। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर किया होगा? जल्दी बताओ मुझे, तुम्हारे हिसाब से कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर किया होगा? देखते भाई, क्योंकि स्टेटमेंट सारे के सारे ऐसे दिए थे कि आप कंफ्यूज हो। बेटा जब कंफ्यूजन आएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, सीखा था, उसमें गलती क्या हो रही है, कौन सी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही, गोचपोच क्रिएट कर रही है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, तब आप अच्छे से करोगे। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, मात्र 21% जनता का सही जवाब, मात्र 21% जनता का सही जवाब, मात्र 21% जनता का सही जवाब। मतलब डी आंसर कर दिया। लगभग 56% जनता ने डी आंसर कर दिया। मतलब 1 और 2 गलत है। बेटा ये तो दोनों थे, ये वाले कहानी में फंस गए रे। जोर का झटका हाय धीरे से लगा, और जोर का झटका धीरे से जब लगेगा जब मैं मुर्गा बना के, किसी को मुर्गी बना के रिलैक्सो हवाई चप्पल से कुटूंगा। तो मेरे लाडले अपनी गलती नोट कर ले। आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती नोट हो गई, आपको पता चल गया कि भाई साहब कहां पर गलती करी थी, तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दो कि सर हमने हमारी गलती नोट कर ली है और अब ये गलती नहीं होगी, ये काम कर लेंगे। जल्दी जल्दी बता दो,
फिर मैं कहूं, कोई तो रोक लो। तभी तो कहेंगे कि आवारगी छोड़ दी हमने तो लोग हमें भूलने लगे। अरे शोहरत कदम चूमती थी जब हम बदनाम हुआ करते थे। आज जाओ, आज जाओ, आज जाओ जी, आज जाओ जी, आज जाओ जी, जल्दी बताओ। गलती नोट हो गई? यस, बेहतरीन। चलिए, एक लल्लन टॉप सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला बड़ा खूबसूरत सा एकदम लल्लन टॉप सवाल। यस, फंसाने की कोशिश पूरी रहेगी। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि मेरी रसगुल्ला आर्मी इस चक्रव्यूह को तोड़ पाती है कि नहीं तोड़ पाती। यस, जैसे अभिमन्यु के लिए महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया था, ये वैसा ही चक्रव्यूह है। मैं यही देख रहा हूं कि रसगुल्ला आर्मी इस चक्रव्यूह को तोड़ के इससे बाहर निकल पाती है कि नहीं निकल पाती। यस, जल्दी से आ जाओ और मुझे बता दो। सूक्ष्म अंतः क्षेपण का मतलब है माइक्रो इंजेक्शन विधि, पढ़ा था ना, माइक्रो इंजेक्शन विधि। बेटा बड़े ध्यान से देखना, ये करा है सूक्ष्म अंतः क्षेपण विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे एक जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। हां, सही बात है। अगला देखना, सूक्ष्म अंतः क्षेपण विधि का उपयोग करके अंडक, अंडे और भ्रूण में क्रिया किया जाता है। हां, बिल्कुल ठीक बात है। याद करो, सूक्ष्म अंतःक्षेपण इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में भी तो ये कार्यक्रम करते हैं। ठीक बात है। ये कह रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन बायोलिस्टिक का उपयोग करके पोषद कोशिका की कोशिका झिल्ली में अस्थायी छिद्रों का निर्माण करते हैं। अरे इलेक्ट्रोपोरेशन में तो करते हैं, लेकिन बायोलिस्टिक मेथड, इसी को तो बोला था जीन गन मेथड। चकले रिवॉल्वर, उसमें बुलेट भरी थी जिसमें गोल्ड और टंगस्टन के छोटे छोटे कण थे और उसके ऊपर वांछित जीन थी। मतलब ये बात तो मैच नहीं खा रही। तो पूछेगा बताओ सही कथन कौन सा? हमने बोला पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। इसलिए आंसर गया 111। ओ माय गॉड, मात्र 13% जनता का सही जवाब, मात्र 13% जनता का सही जवाब। अरे कहां जा रहे हो मेरे लाडलो यार, ऐसे मत करो यार। कहां जा रहे हो आप? ऐसे मत करो प्लीज, प्लीज ऐसे मत करो, मत करो, मत करो, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। यस, ऐसे मत करो यार। चलो यार, ये सवाल लगाओ यार, तुम तो दिल तोड़ने का काम कर रहे हो, दिल तोड़ने का काम कर रहे हो यार। ऐसे नहीं यार, ये कथन वाला सवाल लगाओ यार, दिल तोड़ दिया तुमने, है ना। जल्दी से ये सवाल लगाओ अगले वाला यार, तुम तो दिल तोड़ने का काम कर रहे हो। यस, ये सवाल लगाओ और फिर बताओ क्या कहानी है। बेटा ये बायो रिएक्टर के बारे में बात करी गई है ना, बड़े ध्यान से देखना। बायो रिएक्टर के बारे में बात करी गई है, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, इससे आसान सवाल अपने पास नहीं हो सकता। यस, चलिए देखिए,
बायोरिएक्टर में कह रहा है यह तापमान, पीएच, क्रियाधर, लवण, विटामिन और ऑक्सीजन जैसी इष्टतम वृद्धि स्थितियां प्रदान करके वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए सभी इष्टतम स्थितियां प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक बात है। यह कई दिनों तक रोगाणुहीन परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त है। हां, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। उत्तर गया 3 3 3। और मुझे उम्मीद लग रही है कि रसगुल्ला आर्मी कम बैक करेगी। बता दो यार, क्या मैंने सही उम्मीद लगा रखी है? इस बार आप कम बैक करने वाले हो? जल्दी बताओ कमेंट में, मैं टकटकी लगा के देख रहा हूं। यस, आरू कह रही है सर ये टॉपिक दोबारा से पढ़ना पड़ेगा बेटा। यस, ये टॉपिक जो है ये ऐसा टॉपिक है जिसमें चारों ही ऑप्शन हमें सही नजर आते हैं। इसमें कंसंट्रेशन का लेवल मेरे बच्चे जबरदस्त रखना पड़ेगा। तभी तो मैंने जब भी बात करी, जब ये कहा कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल भी बहुत सारे आते हैं और भाई साहब इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, चीजें घोचपोच होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यस, चलिए भाई साहब, आंसर गया थर्ड 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 थर्ड। यस 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 यस, इस बार प्रूव कर दिया कि हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हम 4 डालेंगे। अब थोड़ा सा एक खुशी ना एक अलग ही होती है यार, जब तुम जबरदस्त रेस्पॉन्स देते हो ना क्वेश्चन का, तो चेहरे पे खुशी एक अलग होती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी के कुछ पल तुमने बढ़ा दिए। यस, बेहतरीन बेहतरीन मेरे लाडलो, बेहतरीन। यस, इसी बात पे मैं अगले सवाल की तरफ लेकर बढ़ता हूं। आपको ढंग से संभालना, झेलना इस सवाल को। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा सवाल आपकी तरफ फेंक रहा हूं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना इस सवाल को। भाई साहब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है और इस सवाल को लगाने के लिए आपका समय भी शुरू हो रहा है और वो शुरू हो रहा है अब। जल्दी से लगाइए सवाल। बड़े ध्यान से देखना, इसमें अगेन गलत बात बतानी है। बड़े ध्यान से कह रहा है, ये कह रहा है गलत कथन का चयन कीजिए। कह रहा है पीबीआर 322 में आरओपी में पीवीयू सेकंड प्रतिबंधन स्थल होता है। हाँ, और ये आरओपी तो था जिसे बोला था रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये ऐसी प्रोटीन और एंजाइम बना रहा था जो ओआरआई स्थल को प्रेरित कर रहा था। जब ओआरआई स्थल प्रेरित होगा तभी तो प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन होगा और उसके लिए आरओपी ही जिम्मेदार था। बिल्कुल सही बात है। क्लोनिंग संवाहकों में प्रतिजैविक प्रतिरोध के लिए जीन होती है। हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन होती है जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करती है। और ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या काम करते हैं? एक वर्ण योग्य चिन्हक अरूपांतरजों को पहचान करने और उन्हें समाप्त करने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। विजातीय डीएनए का बंधन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोध जीनों में उपस्थित प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। नहीं भैया, मतलब पीबीआर 322 में एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। तो ये क्या कह रहा है? वांछित जीन को क्या दोनों जगह जोड़ा जाता है? ना, किसी एक से जोड़ा जाता है, किसी एक से जोड़ा जाता है। यही बात गलत है। तो हमने बोला चौथी वाली बात गलत है, चौथी वाली बात गलत है, चौथी वाली बात गलत है, गलत है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, केवल केवल 33% जनता ने सही जवाब दिया। बाकी लोगों को तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया। बेटा नोट्स खोल के देखो, सबसे पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ही था। वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो था उसमें एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन किसी का रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए वो मर जा रहा था, वो मर जा रहा था, वो मर जा रहा था। यस,
दोबारा से डायग्राम देखना, डायग्राम हर बात बोलेगा। हमने नोट्स में लिख रखा है टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पर हमने वांछित जीन को जोड़ा था, इसलिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का हो गया था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यस, ये वही कहानी बोल रही है। तो जल्दी से अगर गलती पकड़ में आ गई और कॉन्सेप्ट अब एकदम दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया और मस्त मस्त दो नैनों में चमक गया, तो बोल दो ना अपनी रसगुल्ली को कि सुनो मेरी रसगुल्ली, स्काई सर आने वाले हैं, तू फूल ना बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं। और जल्दी से स्क्रीन पर दिल की जड़ी लगा दो, जल्दी से दिल की जड़ी लगा दो। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं आपको, बड़े ही खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का अगले वाला सवाल आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं। जल्दी से पहले स्क्रीन पर दिल की झड़ी और उसके बाद अगले वाले खूबसूरत से सवाल को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। यस, इस सवाल में लिख रखा है निवेशी निष्क्रियण, निष्क्रियकरण। बेटा इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो पूछ रहा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के संबंध में गलत कथन का चयन करो, बताओ कौन सी बात गलत है, बताओ कौन सी बात गलत है। यही गलत बात आपको बतानी है और इस सवाल को लगाने के लिए मैं पूरे 1 मिनट का समय आपको दूंगा। बेटा आराम से पढ़ के, समझ के और फिर सवाल का जवाब देना। यह सवाल ऐसा था जो कि हर कंफ्यूजन को दूर करने वाला है। यस, ये कह रहा गलत बात बताओ। बेटा याद करो, हमने नोट्स में बिल्कुल लिख रखा है कि पीबीआर 322 एंड पीयूसी का एग्जांपल लेके ले रखा है कि जब दो एंटीबायोटिक को सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं तो वहां पर पुनर्योजी का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि मास्टर प्लेट की 2 रिप्लिका बनानी पड़ती है। एक में एम्फिसिलिन डालते हैं और दूसरे में टेट्रासाइक्लिन। पहली बात सही है। यह कह रहा है रिकोमिनेंट को नॉन रिकोमिनेंट से वर्णोत को उत्पादक सबस्ट्रेट, जिसको अपन ने बोला था ना क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने की उसकी क्षमता के आधार पर पृथक किया जाता है। तो भैया रंग उत्पन्न करने की क्षमता रिकोमिनेंट में नहीं होती, क्योंकि रिकोमिनेंट में तो लैक जेड जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। गलत बात है। यह कह रहा है इसमें एक रिकोमिनेंट डीएनए को एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कोडिंग अनुक्रम के अंदर प्रविष्ट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। निवेश की उपस्थिति की, अगर वांछित जीन की उपस्थिति रहेगी तो रंगहीन कॉलोनियों में परिणत होती है। बिल्कुल, जो सफेद रंग की कॉलोनी होती है वो होती है रिकोमिनेंट, और जो ब्लू कलर की होती है वो होती है नॉन रिकोमिनेंट। नॉन रिकोमिनेंट, नॉन रिकोमिनेंट। तो गलत बात कौन सी है? सेकंड वाली बात गलत है। और मुझे पक्का भरोसा है कि बहुत सारे लोगों के फ्यूज यहां पर उड़ गए होंगे, बहुत सारे लोगों के फ्यूज यहां पर उड़ गए होंगे, बहुत सारे लोगों के फ्यूज यहां पर उड़ गए होंगे। 17% जनता जो है उसने सही आंसर किया है, बाकी लोगों के तो फ्यूज उड़ गए। यस, यस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
बच्चे ये सवाल जो है ये आपके पास होमवर्क का सवाल है। ये क्वेश्चन जो आपके पास है, ये सवाल ये अपने पास होमवर्क का सवाल है, होमवर्क का सवाल है, होमवर्क का सवाल है। यस, अगला सवाल ये देखना, ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर का बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा सवाल आपके लिए लेके आया हूं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से इस सवाल को देखना और फिर जवाब देना। यस, ये लीजिए। एक बच्चा लिख रहा है, सर इंग्लिश में सवाल करवाओ मेरे भाई। ये तो समस्या मेरे साथ भी है, क्योंकि टाइपिंग वाला या तो शुद्ध हिंदी में लिख के देगा या शुद्ध इंग्लिश में लिख के देगा, है ना। ये दो ही ऑप्शन अपने पास है, इंग्लिश वाला नहीं है। इंग्लिश वाले में तो अपने क्लास नोट्स ही मिल सकते हैं जिनमें आसान शब्दों में बातें समझ में आए। यस, यहां तो एनसीईआरटी की खतरनाक वाली शुद्ध हिंदी आएगी, वो आधे बार तो हमारे ही होश उड़ जाते उस हिंदी को पढ़ के। यस, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान से देखना। यस, ये कह रहा है ऊतक संवर्धन के माध्यम से उत्पादित पादप मूल पादप के अनुवांशिक रूप से समान होता है। हां, अनुवांशिक रूप से समान होता है, तभी तो इन्हें बोला था सोमा क्लोन्स। एकदम सही बात है। शीर्षस्थ और कक्षीय विभ्योतक, एपिकल मेरिस्टम और एक्सियल मेरिस्टम। याद रखना, मैंने बोला था एक वायरस संक्रमित पौधा जो होता है उसके भी विभ्योतक जो मेरिस्टम ऊतक होता है वो वायरस संक्रमण रहित होता है, और उस वायरस संक्रमित पौधे से एक स्वस्थ पौधा प्राप्त किया जा सकता है, वो इन्हीं की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात भी सही है। तो दोनों की दोनों बातें, दोनों के दोनों कथन ही सही कथन है, दोनों के दोनों कथन ही सही कथन है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। आंसर गया थर्ड, थर्ड, थर्ड। मुझे लगता है इस सवाल को तो रसगुल्ला आर्मी ने फोड़ दिया होगा। अरे बोल दो ना, बोल दो ना जरा, दिल में है जो छिपा। सर बोल दिया। यस, 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 रसगुल्ला आर्मी ने सर फोड़ दिया, बिल्कुल बोल दिया, बिल्कुल बोल दिया। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। अगला सवाल देखना, एकदम लल्लन टॉप सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो सवाल है ये सवाल मैं क्लास में भी आपसे करवा चुका हूं। बड़े ध्यान से देखना, ये घर के होमवर्क का सवाल है। ये सवाल मैं आपकी क्लास में भी करवा चुका हूं। तो ये सवाल क्लास में भी करवा चुका हूं कि अनुवांशिक रूपांतरित जो पौधे हैं उनके क्या फायदे हैं। ये सारी सारी चीजें क्लास में हो चुकी है। इसको घर पे होमवर्क में लगाना, और अगला ये बड़ा प्यारा सा सवाल जो आपकी स्क्रीन पे, इसके लिए अपने आप को रेडी करना। मैच द कॉलम का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अलग अलग कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स मैंने कर दिए हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना और इस सवाल को लगाना। यस, यस, यस। देखना भैया, बेटा ये वाला ये गलत टाइप किया हुआ है, गलत टाइप किया हुआ है। इसको मैं सही कर दूंगा, आप बाकी को मैच करके सवाल लगाइएगा, बाकी को मैच करके सवाल लगाइएगा। ये चौथा वाला गलत टाइप किया हुआ है, मैं इसको सही कर दूंगा। यस, देखिए, ये कह रहा है गोल्डन राइस क्या था। गोल्डन राइस वो था जिसमें विटामिन ए भी प्रेजेंट था, विटामिन ए भी प्रेजेंट था।
पूछेगा फ्लेवर सेवर टमाटो। फ्लेवर सेवर टमाटो वो टमाटो था जो लंबे समय तक ताजे बने रहते थे, लंबे समय तक ताजे बने रहते थे। रोजी गाय से ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम की जो प्रोटीन थी, वो प्रोटीन इसके दूध में थी। किसकी? रोजी गाय के दूध में। और 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम थी, जो कि बहुत बहुत अच्छी थी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। बीटी कॉटन जो था, ये बीटी कॉटन में कीट प्रतिरोध पाया जाता था, कीट प्रतिरोध पाया जाता था। अब बात है सर इसका क्या करें? भैया इसको मैंने लिख दिया लंबे समय तक ताजा। तो यहां पर कुल मिला के मेरे पास आ गया 4। तो ए में सेकंड, बी में 4, सी में 1 और डी में थर्ड, डी में थर्ड। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज बी वाला ऑप्शन। ओ माय गॉड, 95% जनता ने सही जवाब दे दिया। और भाई साहब इतनी जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, जय हिंद। मतलब जब एक ऑप्शन गलत था ना, तब भी हमारे बच्चों का टैलेंट देखो। ओ माय प्रभु, ओहो, जय हो मालिक, जय हो। टैलेंट देखो, फिर भी हमने सही कर दिया। और जिसमें हम सारी चीज सही देते हैं, वहां तुम कर देते हो सत्यानाश। कमाल करते हो, कमाल करते हो, कमाल करते हो। चलो अगला सवाल देख लेते भाई। संभालो संभालो संभालो, ऐसी बेस्ट परफॉर्मेंस ऐसे भी किसी सवाल में दे दो ताकि हमें फक्र हो कि भाई साहब देखो। नहीं नहीं सर, ऐसे सवाल में हम टैलेंट खराब नहीं करते, क्योंकि घर वालों ने कह रखा है बेटा तू अपनी सारी शक्तियां दुनिया को मत दिखाना, नहीं तो दुनिया तेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकती है। तो जो सवाल के ऑप्शन में भी कुछ गड़बड़ थी, उसको हम सही करके कर सकते हैं, है ना। तो ये कलाकारी यहां तो कर ली भाई, मेन पेपर में छोड़ देना देवता। यस, और इस सवाल को लगाओ, बड़े प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से लगाओ। बड़ा आसान सा सवाल है बेटा। यस, पूरा कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल डायग्राम दिल दिमाग में छप गया होगा। वो आंख बंद करते ही वो डायग्राम पूरा का पूरा आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। यस, जैसे तुम गाना गाते हो ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। मैं इस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। बीटी टॉक्सिन के विषय में सही बात बतानी है। ये करा बेसिलस के शरीर में एंटी टॉक्सिक होते, गलत बात है। निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन कीट की आहार नाल में सक्रिय रूप में परिवर्तित होते हैं। हां, उसकी मध्य आंत्र में जो क्षारीय माध्यम होता है उसमें सक्रिय होता है। बीटी प्रोटीन बेसिलस में सक्रिय टॉक्सिन के रूप में, ना ना ना, बैक्टीरिया के शरीर में कभी भी सक्रिय टॉक्सिन नहीं होता। सक्रियकृत टॉक्सिन पीड़क के अंडाशय में पहुंचकर, ना 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 ना, अंडाशय में नहीं, मध्यांत्र में पहुंचकर। तो सही बात कौन सी है? सेकंड वाली बात सही है, सही बात है सेकंड वाली, सेकंड वाली। और इस बार 72% जनता ने सही जवाब दिया। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मैं ये देख रहा हूं कि लोग ए भी जवाब दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं। मुझे ऐसा अभी तक कोई सवाल नहीं मिला कि जिसमें लोगों ने एक या दो में ही कंफ्यूजन हुआ हो। मतलब कोई डी जवाब दे रहा है, कोई बी दे रहा है, तो कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे ना जिनको ऐसे बनवाए जिसी पे टिक करना है कि लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का है ना। कई ऐसे करते होंगे अक्कड़ बक्कड़ करके कि भाई साहब तुक्का मार देते हैं, या तो बाबा रेल में या बाबा जेल में, और उनका बाबा हमेशा जेल में ही रहता है। उस बाबा को जेल से बाहर निकालो भैया,
क्यों डोकरे को जेल में ही मारने की कोशिश कर रहे हो? चलो भाई, अगला सवाल देखते हैं। ये लो भाई, ये एक सवाल इससे रिलेटेड मैंने करवाया है आरएनएआई का, और उसका एक अगला सवाल मैं होमवर्क में देने वाला हूं। बड़ा जबरदस्त सवाल है, मजा आ जाएगा। जल्दी से इस सवाल को लगाइए, फिर अगले सवाल में तो एकदम मजा आने वाला है, दिल गार्डन गार्डन हो जाने वाला है। यस, जल्दी से लगाइए सवाल को। एनसीईआरटी माता की एक लाइन से सवाल लिया गया है, एकदम बवंडर जबरदस्त सवाल है, आपका इंतजार। यस, जल्दी से जवाब दो। ये आरएनएआई के बारे में सही बात पूछ रहा है। कह रहा है आरएनएआई कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि के रूप में सभी यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक में नहीं, प्रोकैरियोटिक में नहीं, सभी यूकैरियोटिक में होती है। पहली बात, इस विधि में पूरक डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का उपयोग किया जाता है, जो कि विशिष्ट एमआरएनए को साइलेंसिंग में काम करता है। गलत बात है। यह कीट प्रतिरोधी पौधों की उत्पादन करने की एक यह कीट प्रतिरोधी पौधे उत्पादन करने की एक नवीन विधि है। हां, इससे कीट प्रतिरोधी पौधे भी, नीमेटोड प्रतिरोधी पौधे भी, जिसमें तंबाकू का उपयोग किया गया था, यस, वो वाले करने की विधि है। हां, तो केवल तीसरी बात सही है, बाकी दोनों की दोनों बात गलत है। तो केवल थर्ड, केवल थर्ड, केवल थर्ड 63% जनता का एकदम सही जवाब है। 63% जनता का एकदम सही जवाब है, सही जवाब है। बेहतरीन। अब भाई इसी के साथ ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त सवाल है, इस सवाल को आप लगाओ। मैं आपको पूरे के पूरे 1 मिनट का समय दे रहा हूं इस सवाल को लगाने के लिए। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसका सही जवाब दोगे, अच्छा कमबैक करोगे। यस, बड़े ध्यान से डायग्राम घूम जाना चाहिए, पूरा आरएनएआई की कहानी आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। और हमने जहां पर बीटी कॉटन के बारे में बात करी थी, वो पूरी कहानी दिमाग में घूमनी चाहिए, तब ये सवाल लगेगा और मजा आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ये अभी करवा भी चुका हूं मैं। ऑप्शन सारे पढ़ने, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बोले सर सारे ऑप्शन क्यों पढ़ूं, 4 में से गलत तो एक ही होगा, और जब हमें गलत मिल गया वो सबसे पहले वाला ही मिल गया, तो हमें बाकी पढ़ने की जरूरत क्या है। भाई यहां तो बेशक मत पढ़ो, पर एग्जाम में सभी का पूरी तरह ध्यान देना। यहां तो गलत बात ढूंढनी थी और वो सीधा सीधा ही गलत पॉइंट मिल गया। कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं जिनमें कई सारी चीजें ऐसी होती जो बहुत क्लोज होते हैं, फिर उनमें यह देखना पड़ता है कि ये तो थोड़ा बहुत चल भी जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अखंड गलत कौन सा है। कई बार ऐसा भी आ जाता है, कई सारी स्टेटमेंट में सही पूछता है तो फिर दिखता है ज्यादा सही कौन सा है। कई बार इस तरह की चीजें भी आ जाती है कि आप धर्म संकट में फंस जाते हो कि जवाब कौन सा देना है। तो इस बात का ध्यान रखना। 77% जनता ने सही जवाब दिया। मैं सोच रहा था इस बार तो मोर देन 90% जनता सही जवाब देगी, क्योंकि अभी इससे पहले ऐसा ही तो क्वेश्चन मैंने करवाया था, ऐसा ही तो क्वेश्चन
सेक्शन मैंने करवाया था जहां प्रोकैरियोटिक को काट रखा है। यस, बस ये मैंने आईक्यू चेक करा कि अपन अभी भी फुल्ली कंसंट्रेटेड होके सवाल नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब तो यही निकला। चले, फिर भी कोई बात नहीं। आप इवोल्यूशन का ये एक सवाल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल को लगाइए। मैच द कॉलम का सवाल है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का सवाल है। उम्मीद कर रहा हूं कि भाई साहब 90% से ज्यादा जनता इसका सही जवाब देगी। समय शुरू होता है आपका अब। 90% से ज्यादा जनता इसका सही जवाब देगी। यस, पूछ रहा है सॉल्टेशन का क्या मतलब था। याद करो, म्यूटेशन थ्योरी में हुगो डीवरीज ने बताया था कि एक पद में होने वाले बड़े परिवर्तन को क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन। एक पद में होने वाले बड़े परिवर्तन। बस सवाल तो लग गया कि ए में थर्ड आ गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, उत्तर तो बी हो गया। दिमाग लगाना ही नहीं है। मतलब आपने एक मैच करा और उसके साथ साथ आगे की सारी बातें अपने आप ही मैच होती चली गई, अपने आप ही मैच होती चली गई, अपने आप ही मैच होती चली गई। दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी मैच द कॉलम के सवाल सोल्व करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है ना। और मुझे ऐसा लगता है, सच्ची सच्ची बताओ, तुम में से कितने लोगों ने ऐसे ही तुक्का मारा कि एक मैच करा हटाओ। ये सवाल सोल्व करने का एक स्मार्ट तरीका है। कितने लोगों ने ये बड़ा स्मार्ट सा तरीका अपनाया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझे जल्दी से बताओ, कितने लोगों ने यही तरीका अपनाया था? और यहां पे इस क्लास में मेरे को बताओ, लक्ष्य 2.0 की रसगुल्ला आर्मी की जवान जो है वो एक बार स्क्रीन पे आग लगाना। क्या लक्ष्य 2.0 की रसगुल्ला आर्मी के कोई जवान है? अगर है तो वो स्क्रीन पे आग लगाइएगा एक बार जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर तुक्का, हमने भी एक को मैच करा और कर दिया। ठीक है, कोई भी एक मैच हो गया तो हो गया काम जो हमें आता था। भाई ये भी एक स्मार्ट तरीका है। यस, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। लक्ष्य 2.0 की रसगुल्ला आर्मी के अगर कोई जवान है यहां पर इस लाइव क्लास में, तो कृपा करके वो स्क्रीन पर एक बार आग लगा दे। हाँ जी, दीपाली है। अभी तो यहीं थे, अभी खो गए। सर है तो अगला सवाल लगाइए। हमने मानव के उद्विकास के बारे में बात करी है सर, यकीन 2.0 से भी है। बेहतरीन मेरे लाडलो। तो ये बड़ा प्यारा सा सवाल लगाइए, ये बड़ा प्यारा सा, जो कि मानव उद्विकास का सवाल है। और मैंने पूरे मानव के उद्विकास को ऐसे तीर लगा लगा के बताया था आप लोगों से बड़े आराम से। तो जल्दी से जवाब दे दीजिए। यस, जल्दी से जवाब दे दीजिए। इसके लिए वो पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। यस।
कह रहा है मानव उद्विकास के बारे में सबसे पहले था ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, उसके बाद था होमो सेपियन। होमो सेपियन में सबसे पहले निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन और उसके बाद था मॉडर्न मैन। तो आपको देखो कौन सा, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, हमने कहा बिल्कुल सही है, थर्ड वाली बात ही मैच कर रही है, थर्ड वाली बात ही मैच कर रही है। उत्तर गया 3-3-3, उत्तर गया 3-3-3, 73% जनता का सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। ये तो एकदम हलवा सवाल था, एकदम हलवा, एकदम हलवा सवाल था, ये तो एकदम हलवा सवाल था। आप ये सवाल लगा के बताओ, आप ये सवाल लगा के बताओ। यस, ये सवाल लगा के बताओ, बहुत बहुत आसान सा सवाल है, कथन वाला सवाल है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से लगा के और आंसर दो इसका। यस, बड़े ध्यान से बेटा, क्लियर लाइन एनसीईआरटी की है, बस उसी लाइन को हमने ऐसे कैसे चिपका दिया है। यस, पूछ रहा है आधुनिक होमोसेपियन, आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहां हुई थी? अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका में हुई थी। कब? हिम युग में हुई थी, 75,000 से 10,000 वर्ष के बीच। बिल्कुल ठीक बात है। कृषि, अरे आधुनिक मानव ने कृषि की शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व की थी, 5,000 वर्ष पूर्व नहीं। तो पहली बात सच्ची बात, दूसरी बात झूठी बात। उत्तर गया ए ए ए। कितनी जनता ने सही किया? ओ माय गॉड, 69% जनता का सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन 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 बेहतरीन, शाबाश। लगभग 10,000 वर्ष पहले कृषि की शुरुआत हुई थी। यस, और 18,000 वर्ष पहले जो था वो प्राक ऐतिहासिक गुफाओं पर पेंटिंग करी थी। तो पेंटिंग की शुरुआत जो थी गुफाओं की दीवारों पे, वो क्रो-मैग्नन मानव ने करी थी लगभग 18,000 वर्ष पहले। भाई ये एक सवाल आपकी तरफ मैंने फेंक दिया है, इस सवाल को संभालना। मैं बोल दूं सीधा का सीधा, यार ये होमवर्क में लगाना, क्योंकि ये सवाल तो मैंने क्लास में भी ऐसा ही सवाल करवाया था। तीनों प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। ऐसा ग्राफ बन के आएगा और आपको उसका जवाब देना है। यस, जवाब देना है। तो ये होमवर्क का सवाल रहेगा। असली सवाल लगाना है तो ये कथन कारण वाला, ये अगला सवाल लगाओ, तब आएगा मजा। किसमें कितना है दम, तभी देखेंगे भैया। दोनों कथनों को बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से देखिएगा। यस, जवाब दो भाई। बहुत अच्छा सवाल, बड़ा खूबसूरत सवाल। ये कह रहा प्राकृतिक संसाधन असीमित है ना भैया, प्राकृतिक संसाधन सीमित है और हर जीव जिंदा रहने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहता है, तभी तो होता है क्या? संघर्ष, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष,
उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से पहले होगा ना कंपटीशन हुआ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और उसके बाद फिट को चयन करेंगे, तो ये वाली बात तो गलत है। याद करना, डार्विन दो वैज्ञानिकों के काम से प्रभावित हुआ था। एक था अपने पास अल्फ्रेड रसेल वालेस, जो कि एक प्रकृतिविद थे, उन्होंने मले आर्किपेलागो पे काम किया था और उनका परिणाम डार्विन के समान ही था। और दूसरा था थॉमस मैल्थस, जिसने जनसंख्या पर काम किया था। इन दोनों के काम जो थे वो डार्विन को बहुत ज्यादा यूजफुल लगे और इनको फॉलो करते हुए उन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। तो पहली बात तो गलत बात है, लेकिन दूसरी बात सही बात है। आंसर गया बी, आंसर गया बी, आंसर गया बी। 70% जनता का सही जवाब। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बस इसी जोश और जुनून के साथ करना, क्योंकि ये जो चैप्टर थे बायोटेक्नोलॉजी वाले और इवोल्यूशन वाले, इनमें बच्चों को सारे ऑप्शन सही नजर आते हैं। सबसे ज्यादा घोचपोच जो होता है वो इन्हीं में होने की संभावना है। यस, और इनसे क्वेश्चन भी खूब सारे आते हैं। यस, इसी बात पे ये लो भाई, अगला सवाल फेंक दिया है मैंने आपकी तरफ, समेटने की कोशिश कर रहा। कई सारे कॉन्सेप्ट है वो इसमें घोचपोच कर दिया है, मिक्सिंग कर दिया है, और पूरा 1 मिनट का समय आपको ये सवाल लगाने का दे दिया है। जल्दी से इस बवंडर से क्वेश्चन को लगाइएगा। यस, जल्दी से लगाइएगा भाई इस बाउंडर से क्वेश्चन को। चलो भाई, हाँ चौथा तो ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा यार। यस, शायद बेटा चौथा ऑप्शन जो था वो क्वेश्चन को इधर लिखते समय, कट कॉपी पेस्ट करते समय छूट गया होगा शायद, लेकिन आंसर मिल जाएगा आपको 1 2 3 में से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, ये कह रहा है अनुकूली विकिरण। इस अनुकूली विकिरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। अभिसारी विकास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का परिणाम था वो था समवर्ती अंग, समवर्ती अंग, समवर्ती अंग। तो आप देखो तितली और पक्षी के पंख, ये आपस में समवर्ती अंग है। अभिसारी विकास, अपसारी विकास, अपसारी विकास बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, और उसका वो कैसे हमने बोला उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, वो होते समजात अंग। मानवीय क्रियाओं के द्वारा विकास, जिसको बोलते हैं ना इवोल्यूशन, किसके द्वारा? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा, हमने बोला वो हो गया फर्स्ट। तो ए में 4, बी में 3rd, सी में 2nd एंड डी में 1। आंसर गया बी। हां, बिना चौथे ऑप्शन के ही आंसर लग चुका है। 87% जनता का सही जवाब। बेहतरीन यार, शाबाश। अगर इवोल्यूशन जैसे चैप्टर के सवाल लगाने में मेरे लाडलो तुम इतना बवंडर मचा रहे हो, तो इसका मतलब यह निकल रहा है कि तुमने पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करी है। बिल्कुल इसी जोश के साथ पढ़ाई करते रहना और बने रहना। यस, मैं आपकी तरफ अगला सवाल फेंक रहा हूं, और यह आज का अंतिम सवाल होगा, और मैं ये देखना चाहता हूं क्या रसगुल्ला आर्मी को यह मिलर वाला कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से आता है। यस, जल्दी से जवाब दे। मिलर वाला कॉन्सेप्ट का सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। यस,
ये कह रहा है मिलर ने अपना प्रयोग 8000 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया। नहीं भाई, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा था उसने। मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ली ना, ऑक्सीजन नहीं ली। तो दोनों ही बात गलत है, दोनों बात गलत है, दोनों बात गलत है। उत्तर गया 4, उत्तर गया 4, उत्तर गया 4, उत्तर गया 4, उत्तर 4 गया और 53% जनता ने इसे सही किया। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि भाई साहब 16 सवाल सही है बहुत सारे लोगों के। भाई साहब 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनके 16 सवाल एकदम सही है। और अगर इतने सारे सवाल मेरे लाडलो आपने सही कर दिए तो इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट हो, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। अब कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनका स्कोर थोड़ा नीचे रह गया, तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप खुद भी लगा सकते थे, लेकिन मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। उसका फायदा ये हुआ कि आपको सोचने का, आपने क्या पढ़ा उसको अप्लाई करने का टाइम मिल रहा है। तो अब इससे देखिए कि कौन से चैप्टर के किस सब टॉपिक के क्वेश्चन को या कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को लगाने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आई, उसको दोबारा से पढ़िएगा। और इन्हीं के साथ अपना 12th वाला जो पोर्शन था वो हो गया कंप्लीट। अगले वीक मैं आपसे मिलूंगा आपके 11th क्लास के क्वेश्चन लेकर। चैप्टर की लिस्ट, पूरा शेड्यूल आपके पास पहुंच चुका होगा। बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए मिलेंगे हम, वो मिलेंगे अगले वीक। भरपूर पढ़ाई करता रहना और भरपूर प्यार देते रहिएगा। लव यू मेरे लाडलो, अच्छे से पढ़ो, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। बढ़ता रहे, मंजिल भी मिलेगी और उसे प्राप्त करने का मजा भी आएगा। बेहतरीन, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। टाइम खराब बिल्कुल मत करो।